गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में एक्सरसाइज 4.1 जो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 4 जो है वो द्विघात समीकरण है। तो उसी का पहला एक्सरसाइज पहला अध्याय का हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, सबसे पहले कुछ इसका थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि जैसे कोई एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मतलब एक इक्वेशन है, समीकरण है, तो अगर इसका डिग्री जो होगा, कोई भी समीकरण का अगर डिग्री 2 होता है तो इस डिग्री का कहने का मतलब घात अगर 2 आएगा, पावर मैक्सिमम पावर जो सबसे ज्यादा पावर कौन होगा, आप देखो तो इस इक्वेशन में एक चर है एक्स, मतलब वेरिएबल क्या है, एक्स है, और इसका पावर जो मैक्सिमम पावर है सबसे ज्यादा कहाँ कौन सा पावर है, 2 है। तो अगर कोई भी समीकरण में पावर अगर 2 रहता है, जो मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो इस समीकरण के लिए डिग्री 2 है। तो अगर जिस समीकरण का डिग्री 2 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब अगर इस तरह से ये लिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ नहीं रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। लेकिन अगर इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। और लेकिन अगर कोई भी समीकरण लिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब कोई भी बहुपद में अगर इक्वल टू लगाया रहे, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। और सिर्फ उसमें इक्वल टू नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे जैसे 3x² प्लस 4x, इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं लगा है। तो जिसमें बराबर का साइन, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे, और जिसमें इक्वल टू का साइन रहेगा उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये तो समझ गए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होने के लिए उस समीकरण का जो मैक्सिमम घात होगा, सबसे जो ज्यादा वाला घात होगा वो 2 होना चाहिए। द्विघात इसको देखने से ही पता लग रहा है कि घात इसका 2 होना चाहिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि जांच करें कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसमें कुछ समीकरण दिया है पहला क्वेश्चन में, और उसमें कह रहा है कि पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। एक समीकरण दिया हुआ है। अब हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे मतलब कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कैसे, x+1, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इधर वाले को इधर सोल्व करेंगे, 2x 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 से x-3 में गुना किया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x - 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x - 6। अब सबको समीकरण जो बराबर है, इस समीकरण में सबको बराबर के एक साइड ले जाएंगे, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और बराबर के अगर एक साइड लाते हैं, मतलब बराबर, तो इसका जो साइन होता है 2x का, तो 2x के आगे क्या का साइन है, प्लस का। तो बराबर के जब x अपोजिट साइड में आएगा, ये इसके इधर साइड था, आरएचएस में था, अब इसको हम लोग एलएचएस में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब इधर +2x में था तो इधर -2x बन जाएगा, इधर का -6 था तो इधर आकर के +6 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको देखो तो यहाँ से 2x प्लस में है, 2x एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये 6 है, तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखो तो एक समीकरण के रूप में आ गया, और इस समीकरण का जो घात कितना है, इस समीकरण का घात देख रहे हैं, तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो घात 2 हो गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। मतलब हाँ, ये समीकरण जो है, ये समीकरण क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर इसी तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू
-2 इंटू मल्टीप्लाई में है 3 - x। मल्टीप्लाई मतलब गुना। कुछ कुछ चीज का हम लोग इंग्लिश भी जानेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसका बस हिंदी मतलब ही समझ में आया। तो अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक तरफ इक्वल के सारे को एक तरफ ले आएंगे, x² -2x इक्वल टू, अब ये -2 है और 3 - x, ये दोनों गुना में है तो इसको गुना करके एक सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। तो -2 में 3 से गुना करेंगे तो -6 -2 इंटू -x कितना आ जाएगा? +2x। अब सबको बराबर के एक साइड ले आएंगे, तो बराबर के इधर साइड लाएंगे, एक साइड में लाएंगे तो जिसको ला रहे हैं, देखो ये तो बराबर के इधर साइड था तो इसको इधर साइड ही रहने दिए, ये बराबर के उस साइड में था मतलब दूसरे साइड में था तो इसको बराबर के पहले साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और ये देखो ये तो बराबर के पहले साइड में ही था, अभी भी पहले साइड में ही है तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये देखो बराबर के दूसरे साइड में था, इसलिए अगर बराबर के पहले साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, हो जाएगा। मतलब ये -6 है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है? +2x है तो इसको -2x करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो ये x² आ गया। अब यहाँ पे कितना है? -2x और -2x दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों आपस में जुट जाएगा तो 2x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। लेकिन साइन क्या क्या रहेगा? निगेटिव का। अगर दोनों प्लस रहता तब तब पर भी दोनों अगर साइन सेम रहता है तो वो दोनों जुटता है, और साइन अपोजिट मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो वो घटता है। तो हमेशा इस कंडीशन में इसका साइन के साथ लिखेंगे कि अगर प्लस में रहता तब तो प्लस लिखते, लेकिन यहाँ दोनों पे माइनस माइनस है, साइन सेम है तो जुटेगा, लेकिन इसके आगे साइन माइनस का ही होगा। तो x² -4x +6 इक्वल टू 0। अब एक समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में भी देख रहे हैं इसका घात क्या है? घात, घात हमेशा चर का, जो चर, चर कहने का मतलब जो चेंज हो रहा है, चर को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वैरी करना, मतलब होता है बदलना, उसी से आया है वेरिएबल। तो चर को हम लोग बोलेंगे हिंदी में चर, इंग्लिश में वेरिएबल। तो जो चर है एक्स, एक्स का वैल्यू अगर कुछ रखेंगे तो इस इक्वेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस समीकरण का घात कितना है? 2 है। समीकरण को हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, तो घात 2 है तो इसलिए ये भी क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 को भी चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन नंबर है x-2 x+1 x-1 x+3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x-2 x+1 इक्वल टू x-1 x-3, ये समीकरण दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको भी उसी तरह से सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में पहले लिख देंगे। तो x, अब देखो x-2 x+1 है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये दोनों को गुना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक ये x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे। तो पहले x से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स, x² -2 इंटू एक्स -2x, फिर +1 से गुना करना है तो +1 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या में 1 से गुना करो तो संख्या वही रहता है, तो +1 से इतना पूरा संख्या में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, मतलब x-2 रह जाएगा। अब इधर क्या है? x-1 x-3, इसको भी गुना करना है। तो सबसे पहले एक x से गुना करेंगे, फिर -3 से गुना करेंगे। तो x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x², ये -x। अब कितना से गुना करना है? -3 से गुना करना है। साइन के साथ गुना करना, प्लस रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहेगा तो उसका जो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 है, हम गुना करेंगे x-1 से, तो -3 इसको हम लिख सकते हैं -3x, और -1 इंटू -3 तो ये कितना आ जाएगा? +3। देखो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है इसको सोल्व गुना करने में, दो दो है जैसे x-1 x-3, इसको गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? पहले एक को एक से गुना कर लेंगे, मतलब x-1 इंटू एक्स, और फिर कितना है? दूसरा वैल्यू -3 है तो -3 से गुना कर लेंगे, और x-1, इससे जो वैल्यू आएगा इससे वैल्यू आएगा, दोनों सेम आएगा। तो ये कितना आ गया? x²। अब -2x, इसको सोल्व करो तो -2x + x, दोनों साइन, दोनों x x से इसमें हमेशा जुड़ता है, एक जैसा रहेगा वही जुटेगा, जो अलग अलग रहेगा वो एक दूसरे के साथ नहीं जुटेगा। जैसे x², देखो तो x² को हम 2x के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे देखो x -2x से +x से, तो ये दोनों को हम लोग
घटा देंगे, दोनों का साइन चेंज है, जहां साइन चेंज रहता है वहां घटता है, और घटने के बाद जिस संख्या का साइन बड़ा, मतलब जिस संख्या का वैल्यू बड़ा होता है उसी का साइन होता है। तो वैल्यू किसका बड़ा है, 2x ज्यादा बड़ा है, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो -x से -3x, ये एक्स एक्स दोनों है, तो ये दोनों जुटेगा आपस में, ये तो एक्स स्क्वायर था इसलिए नहीं जुटा था, यहाँ पे क्या है -x -3x, तो देखो x का भी साइन माइनस है, 3x का भी साइन माइनस है, साइन सेम रहेगा तो दोनों आपस में जुट जाएगा, तो x और 3x, 3x और 8x कितना आ जाएगा, 4x, और साइन किसका रहेगा, इसमें भी देखो बड़ा करके ही देखो, तो बड़ा कौन सा है, -3x, तो माइनस का साइन रहेगा, और +3। अब सबको इक्वल के एक साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर -x माइनस, तो एक साइड, इसको अगर एक साइड लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ये दूसरे साइड में था, इसको इक्वल के पहले साइड में ला रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में था तो ये माइनस आ जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हम देखो तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में है, प्लस में, ये दोनों से कैंसिल हो गया, बचा कितना, -x + 4x, ये दोनों देखो तो दोनों एक्स एक्स वाला है, तो ये दोनों जुटेगा या घटेगा, दोनों का साइन चेंज है इसलिए दोनों घटेगा, तो 4x में से एक एक्स गया, कितना बचेगा, 3x, और साइन किसका रहेगा, जो वैल्यू बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है, 4x है, इसलिए ये पॉजिटिव मतलब +3x होगा। प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस रहता तो माइनस हम ऐड करते। और यहाँ पे कितना बचा, -2 -3, तो -2 -3, अब ये भी देखो तो ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब कि अचर है, तो अचर जो रहेगा ये दोनों भी, ये दोनों का साथ में कैलकुलेशन होगा, मतलब ये दोनों जुट जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो जुट जाएगा, 3 + 2 5, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 3x - 5 = 0। अब ये इक्वेशन देखो तो इसका इसका घात कितना है, x का घात, जो चर पद है, जो वेरिएबल है, उसका घात कितना है, 1 है, तो घात 1 रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और कौन सा समीकरण होगा, घात 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण ना होकर के रैखिक समीकरण होगा। क्वेश्चन में कह रहा था कि चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं यही पूछ रहा है, कौन सा समीकरण है तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x-3 2x + 1 x × x + 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, x-3 2x + 1 x × x + 5, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको भी हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां ऐड, जहां जोड़ने का रहेगा जोड़ेंगे, घटाने का रहेगा जो जो घटेगा उसको हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले हम 2x से गुना करते हैं, तो 2x से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 2x को अगर x में गुना करेंगे तो 2x² बचेगा, -3 को 2x से गुना करेंगे तो -3 × 2x मतलब -6x, अब +1 से गुना करना है तो 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू वही रह जाएगा, मतलब x-3। इधर क्या था, x × x + 5 था, तो इसको x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x × x x², और x × 5 तो 5x। अब सबको कैलकुलेट कर देंगे, जो जो जुटेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। देखो x² का एक ही टर्म था तो x² वैसे ही लिखा गया। अब x का देखो तो इसमें दो टर्म है, -6x + x है, मतलब इसका कैलकुलेशन होगा, जुटेगा चाहे घटेगा, तो ये दोनों का साइन चेंज है, -6x + x कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और ये -3 = x² + 5x। अब सबको इक्वल के एक साइड ले आएंगे तो 2x² - 5x - 3 इक्वल के एक साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग दूसरे साइड में भेज रहे हैं, तो x² + 5x को हम दूसरा साइड में है, इसको पहले साइड में भेज रहे हैं, तो इसको साइन
चेंज हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक टू एक्स स्क्वायर है, एक एक एक्स स्क्वायर है। अब टू एक्स स्क्वायर एक जैसा है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन होगा, मतलब टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर बस बचेगा। यहाँ पे माइनस फाइव एक्स है, माइनस फाइव एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, फाइव फाइव, दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों जुट जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो हमेशा लगाना जरूरी है, तभी एक समीकरण होगा। और अगर इक्वल टू नहीं लगा करके सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री लिख देंगे तो वो एक बहुपद हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू लगाना हमेशा जरूरी है। तो इसका भी घात क्या है, टू है, इसलिए ये भी कौन सा इक्वेशन होगा, मतलब द्विघात समीकरण, हाँ ये भी द्विघात समीकरण होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस। अब इसको भी सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सेम मल्टीप्लाई करके, जितना हो सकता है इसको छोटा फॉर्म में लिखेंगे, ये लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्म में है, तो इसको सबको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको एक छोटा फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इसमें पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स। अब दूसरा क्या है, माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस थ्री। जहाँ पे प्लस रहेगा वहां पे साइन को हमको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे माइनस रहेगा उस माइनस साइन के साथ गुना करेंगे और साइन को लिखना मस्ट होगा। जैसे यहाँ पे माइनस थ्री है, माइनस थ्री इंटू टू एक्स करेंगे, माइनस थ्री इंटू टू एक्स तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, और माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री कितना आ जाएगा, प्लस थ्री। अब इसको करते हैं इधर वाले को कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब ये क्या है, माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन क्या है, माइनस वन से, तो माइनस वन मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव इंटू माइनस वन, तो माइनस फाइव। अब इसको सोल्व कर देंगे, अब टू एक्स स्क्वायर, अब देखो तो एक्स वाला दोनों का कैलकुलेशन होगा, एक एक्स से एक सिक्स एक्स से, दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड होगा, सिक्स एक्स और एक्स, छह एक्स और एक एक्स कितना आ जाएगा, दोनों जुट करके छह एक्स और एक एक्स और, तो सात एक्स आ जाएगा, और साइन माइनस का रहेगा प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पांच एक्स में से एक एक्स माइनस हो गया तो कितना बचेगा, फोर एक्स माइनस फाइव। अब सबको इक्वल के एक साइड में ला देंगे, मतलब जो एक पहले साइड में है एक दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड वाले को पहले साइड में लाएंगे, तो दूसरे साइड वाले को पहले साइड में लाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री। अब इसको लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये माइनस फोर एक्स, इधर माइनस फाइव था तो इधर आएगा तो प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखो तो एक जैसा वाले को एक साथ कैलकुलेट कर देंगे, तो टू एक्स स्क्वायर, अगर इसको नहीं समझ में आता तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के हम लिख भी सकते हैं, एक जैसा वाले को एक साथ रखेंगे साइन के साथ। अब टू एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर और कहीं है तो यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, और हमेशा देखेंगे कि एक्स का पावर जैसे जैसे रहेगा उस पावर को घटते क्रम में लिखेंगे, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू लिखेंगे, फिर एक्स वाले वैल्यू लिखेंगे, फिर जो कांस्टेंट बचेगा उसको लिखेंगे। उसी तरह से अगर एक्स क्यू आएगा तो पहले क्यू वाले वैल्यू को लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाले वैल्यू को लिखेंगे, फिर पावर वन वाले वैल्यू को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। अब कितना बचा है, देखो एक्स स्क्वायर वाले वैल्यू को लिख लिए, अब एक्स वाले वैल्यू को लिखेंगे, तो एक्स का वैल्यू एक कितना है, माइनस सेवन एक्स है, और एक माइनस फोर एक्स है। फिर एक्स वाले वैल्यू भी लिखा गया, अब जो कांस्टेंट बचा है थ्री प्लस फाइव, सबको देखो साइन के साथ हम आगे पीछे बस बढ़ा करके लिखे। अब इससे देखो सब एक जगह आ गया, तो इसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। तो टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सात एक्स से चार एक्स से, दोनों का साइन साइन सेम है, मतलब माइनस माइनस है, तो साइन सेम रहता है वहां जुटता है, तो सात और चार कितना हो जाएगा, ग्यारह एक्स, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहेगा, अगर माइनस है तो जुटेगा भी लेकिन साइन माइनस का रहेगा, प्लस थ्री प्लस फाइव कितना आ जाएगा, एट इक्वल टू जीरो। अब इक्वल टू जीरो लिखेंगे तभी समीकरण होगा, अगर इक्वल टू जीरो छोड़ देते तो ये समीकरण होता ही नहीं, ये एक बहुपद होता। अब बहुपद में भी इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इक्वल टू जीरो लिखा है और घात कितना है, टू है, तो इसको बोलेंगे इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, या फिर हाँ ये द्विघात समीकरण है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन जो दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले इसको जितना छोटा फॉर्म में, मतलब जितना काट छाट के बचेगा लास्ट में वो लिखेंगे। अब इधर तो कुछ चेंजेस नहीं करना था, जो था वही रह गया। अब इधर क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब सबको बराबर के एक साइड में ले आएंगे, तो एक साइड लाएंगे तो एक तरफ का साइन चेंज हो जाएगा। जिधर साइड में लाएंगे जिसको उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर जो प्लस में है वो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 3x और 2x। 3x में से 2x गया तो 5x, 1 में से 1 कैंसिल हो गया तो ये 0 बचा। तो x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 बचा तो x का घात कितना है, घात 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये कौन सा समीकरण है, जहां घात 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। इसमें भी इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए ये समीकरण होगा। समीकरण कहने का मतलब दोनों को समीकरण आया है समान वर्ड से, मतलब समान करो, तो दोनों साइड को इक्वल करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे समीकरण, जिसमें इक्वल लगा रहेगा। और अगर इक्वल नहीं लगा है तो वो बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है, एक्स प्लस 2 का होल क्यू इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स प्लस 2 का होल क्यू इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1, ये दिया हुआ था। अब होल क्यू है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको इसको नीचे लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, स्क्वायर छूट गया था। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए क्यू करने का मतलब एक्स क्यू प्लस 2q प्लस 3ab। तो 3a के जगह पे x, b के जगह पे 2 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब x प्लस 2 जो दिया है वही इक्वल टू इधर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2x क्यू आ जाएगा। पावर मल्टीप्लाई में जुट जाता है। यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और माइनस 1 से गुना करना है तो सेम टू सेम रह जाएगा माइनस 2x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स क्यू प्लस 8 आ जाएगा प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। अब इसको और और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 6x इंटू एक्स प्लस 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x इंटू 2 12x इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। अब सबको इक्वल के एक साइड ले आएंगे, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यू प्लस 2x इक्वल टू 0। अब एक्स क्यू वाले को एक साथ रखेंगे, जैसे हम क्या बोले थे कि पावर को घटते क्रम में लिखते हैं, पहले एक्स क्यू वाले को लिखेंगे। तो एक्स क्यू तो यहाँ है, बाकी एक्स क्यू कहाँ है, 2x क्यू है, साइन माइनस का तो साइन के साथ लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर वाले को, तो एक्स स्क्वायर कितना है 6x स्क्वायर, अब कहाँ है एक्स स्क्वायर नहीं है तो बस हो गया। अब है 12x, एक्स वाले को तो कितना है, एक्स वाला एक है 12x प्लस 2x, सबको साइन के साथ लिखेंगे और कांस्टेंट क्या हो गया 8 इक्वल टू 0। अब ये देखो तो एक्स क्यू में से 2x क्यू कट गया तो ये कितना बचेगा, एक्स क्यू, और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि जो बड़ा वैल्यू है उसके आगे माइनस का साइन है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 14x
प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण आ गया, आया कि नहीं। अब इसमें देखो तो इसका जो घात है इस समीकरण का, तो घात हम क्या लेते हैं, जो मैक्सिमम जो सबसे अधिक रहता है, तो इसमें x का घात 2 भी है, x का घात 1 भी है और x का घात 3 भी है। तो घात कौन सा होगा, जो डिग्री होता है, डिग्री जो होता है मैक्सिमम वाला, मतलब जो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू 3 है, तो घात 3 हो गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 8, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। एक बार क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं क्वेश्चन का, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये तो जैसे का वैसे ही, इधर तो कुछ गुना भाग करना नहीं है, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1। ये कितना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे, होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अब इसको भी फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a की जगह पे x इंटू 2 इंटू a माइनस बी। अब ये कितना आ गया, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर दो, x³ माइनस 8 माइनस 6x इंटू x माइनस 2। अब बचा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6x में से x को मल्टीप्लाई किया, माइनस था तो माइनस 6x², अब माइनस 6x इंटू माइनस 2, तो माइनस 6 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, 12, लेकिन साइन रहेगा माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। देखो मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जोड़ने में क्या होता है, साइन को हमको देखना पड़ता है कि जो बड़ा वैल्यू है उसी का साइन होता है, लेकिन अगर दो वो माइनस में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों साइन जुट जाता है, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और फिर प्लस साइन ही लिखते हैं। साइन किस में देखते हैं, जो बड़ा वैल्यू का साइन देखते हैं वो जोड़ने और घटाने में, गुना करने में नहीं। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, मतलब दोनों सेम रहेगा तब प्लस हो जाएगा, और दोनों डिफरेंट रहेगा तब माइनस हो जाएगा। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसको एक साइड में ले आएंगे, इधर साइड में, तो ये माइनस x³ आ जाएगा प्लस 8 और प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। अब देखो x³ से x³ ये दोनों तो कैंसिल हो गया, x³ इधर भी था, x³ इधर भी था, एक प्लस में था एक माइनस में था, तो दोनों जीरो, मतलब x³ माइनस x³ कहने का मतलब दोनों का वैल्यू जीरो हो गया, जीरो या क्या है, या कैंसिल हो गया, तो अब x² वाले को बच गया, तो माइनस 4x², और देखो इसमें कहीं है तो एक जगह और है 6x², और प्लस में है तो इसलिए प्लस 6x²। अब कितना बचा, माइनस x। अब x वाले वैल्यू को, x का 2 वाले वैल्यू को, x² वाले वैल्यू को लिख लिए, अब x वाले वैल्यू को लिखेंगे, तो माइनस x, और कितना बचा, माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये कितना बचा, माइनस 4x² और प्लस 6x², तो एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों घटेगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x²। और साइन जो बड़ा वैल्यू होता है, अभी देखो घटाए हैं तो साइन हम हमेशा बड़ा वाले वैल्यू कर लेंगे, तो 6 का वैल्यू क्या है, 6x² बड़ा वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका जो साइन है पॉजिटिव है, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव साइन होगा, नहीं पूछे मतलब पॉजिटिव साइन है। माइनस एक्स, 1x और माइनस 12x, तो 12x 13 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहेगा। देखो इसमें भी नहीं समझ में आता, तो जो बड़ा वैल्यू है उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 13x। इस तरह से हम समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। प्लस 9, देखो अगर इतना लिख दिए 2x² माइनस 13x प्लस 9, तो ये क्या आ गया, बहुपद हो गया। अगर इसी में बस एक इक्वल टू 0 ऐड कर दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। इसमें घात देख रहे हैं, तो घात कितना है, देखो ऊपर में था x³, लेकिन इसको सोल्व किए, पूरा एक सिंपल फॉर्म में लाए, तो इसका जो मैक्सिमम घात, जो ज्यादा सबसे ज्यादा घात हो गया वो 2 हो गया, तो घात इक्वल टू 2 हो गया, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन का मतलब
द्विघात समीकरण, द्विघात को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक और समीकरण को इक्वेशन, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब द्विघात समीकरण होगा। अब कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी समीकरण दिया रहेगा, उसको चेक करना रहेगा तो चेक कर लेंगे, उसको सोल्व, पहले समीकरण को सोल्व करेंगे, फिर जब सोल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर बी एक्स सी आ जाएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है। अगर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो एक द्विघात समीकरण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, उसको हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। मतलब आयताकार भूखंड, आयताकार मतलब कहने का मतलब उसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, तो ये लंबाई, एल, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को बी से। तो आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, और प्लाट, इसमें दिया हुआ क्या, प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। निकालना नहीं है, बस हमको रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें मानेंगे, अब क्या मानेंगे, हमको लंबाई क्षेत्रफल मालूम है, मानेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, जो लंबाई को हम, सॉरी, चौड़ाई मानेंगे, इसको आयताकार भूखंड की चौड़ाई को एक्स मानेंगे, तो लंबाई कितना आ जाएगा, देखो। अब हम चौड़ाई को ही एक्स क्यों माने, चौड़ाई को एक्स इसलिए माने कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि किसका कंपेयर किससे कर रहा है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, प्लॉट की लंबाई, जो प्लॉट की लंबाई है, लंबाई को कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर, किसके तुलना में, मतलब किससे कंपेयर, किससे कर रहा है, तो प्लॉट की जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई के दुगने से कम है, मतलब लंबाई को कंपेयर कर रहा है, लंबाई का तुलना कर रहा है किससे, चौड़ाई से। इस क्वेश्चन में वही लग रहा है ना कि किसका तुलना कर रहा है, तो प्लॉट की लंबाई का। क्या है प्लॉट की लंबाई, इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई से तुलना कर रहा है कि चौड़ाई का जो दुगना होगा उससे एक अधिक जो होगा प्लॉट की लंबाई होगा। तो जिसका तुलना करेगा, जिससे तुलना करेगा, चौड़ाई से तुलना कर रहा है, इसलिए चौड़ाई को हम लोग एक्स मान लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, हम किसी भी चीज को एक्स मान सकते हैं, लंबाई या चौड़ाई को, लेकिन अगर जिससे तुलना करेगा उसको हम एक्स मानेंगे तो दूसरा जो है लंबाई लिखने में आसानी होगा। अब देखो, तो लंबाई क्या कर रहा है कि चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई एक्स है, चौड़ाई का दुगना कितना होगा, 2x, चौड़ाई के दुगने से लंबाई जो है एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना 2x हो गया और एक अधिक है, मतलब एक ऐड कर देंगे, तो लंबाई कितना हो गया, 2x+1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि अब इसमें लिखेंगे, प्रश्न से क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो कितना है, 528 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये 528 दिया हुआ है। लंबाई कितना माने हैं, लंबाई जो है 2x+1 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है, x है, तो 2x+1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। अब इसी को हम एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसको x से गुना कर देंगे तो 2x² प्लस एक्स इक्वल टू 528। अब इसको हम लोग सबको इक्वल के एक साइड ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। तो ये देखो, तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम है, जो वेरिएबल एक्स है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। हमको बस क्वेश्चन में इतना ही कह रहा था, देखो क्वेश्चन में निकालना है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे, तो वो अगला क्लास में, मतलब अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब उसका लंबाई और चौड़ाई निकालना जानेंगे। अभी बस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, इसलिए जो क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग। और इसमें हमेशा द्विघात समीकरण में एक ही वेरिएबल रहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर पड़े थे, लेकिन इसमें जो चर होता है वो
एक ही रहेगा, एक्स रहेगा तो एक्स, बाई रहेगा तो बाई। और एक से दूसरे को लिखेंगे, अगर एक को एक्स मानेंगे तो दूसरे को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अनुसार हम एक्स के टर्म में ही लिखेंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं, दूसरा का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दूसरा का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने की आवश्यकता है, मतलब पूर्णांक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है पूर्णांक। पूर्णांक कौन होता है, जिसमें कि दशमलव वगैरह नहीं रहे, जैसे एक हम संख्या रेखा लेंगे तो उसमें 1 2 3 4 ये सब क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, और -1 -2 -3 ये सब भी क्या होगा, ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब सब एक पूर्णांक है, इसमें कंप्लीट वैल्यू इसका मालूम है, इसमें कुछ कुछ दशमलव में नहीं है या फिर कुछ वैसा नहीं है, तो ये सब पूर्णांक है। जो प्लस साइन के साथ है उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस साइन के साथ है उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो कर्मागत कहने का मतलब दो लगातार, कर्मागत कहने का मतलब, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कर्मागत कहने का मतलब लगातार। तो दो लगातार, तो दो लगातार कौन कौन सा हो गया, अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 हो जाएगा, पहला 4 हो जाएगा तो दूसरा लगातार कौन सा होगा, 5 हो जाएगा। मतलब दो अगल बगल के ही पूर्णांक को हम लोग बोलेंगे धनात्मक, लगातार धनात्मक पूर्णांक या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखो, तो अगर एक को हम एक मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है, 1 + 1, मतलब एक ऐड कर दे रहे हैं, दूसरे में एक जोड़ दे रहे हैं। तो एक को 3 मान रहे हैं तो दूसरा क्या आ रहा है, 3 + 1। अगर एक को 4 मान रहे हैं तो दूसरा उसके बाद वाला 4 + 1 आ जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। तो इसीलिए मानेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x से, तो दूसरा धनात्मक, दूसरा कर्मागत, दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक जो होगा, पहला को x माने तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। देखो, इसमें या तो पहले को x मानेंगे तो दूसरे को x, थ्री को, इसको 3 + 1। अब पहले को अगर 4 मानेंगे तो इसका रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि पहले को 4 तो एक x - 1 और x, ये भी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पहले वाले को लिखेंगे तो -1 करेंगे, बाद वाले को लिखेंगे तो +1। तो जनरली हम बाद वाले को ही प्लस रूप में कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्लस से साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए कैलकुलेशन में आसानी होता है। अब दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है कि गुणनफल जो है कितना है, 306। तो गुणनफल 306 किसका, धनात्मक पूर्णांक का। तो एक x हो जाएगा, एक x + 1 इक्वल टू 306। अब इसको सोल्व कर देंगे तो x² + x इक्वल टू 306। अभी कितना आ जाएगा, x² + x - 306 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 जैसे ही लिखते हैं एक समीकरण के रूप में आ गया। और समीकरण में इसमें देख रहे हैं क्या, कि जो पावर है, जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। एक जो वेरिएबल x है, चर x है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसी के फॉर्म में हमको इसको बस रिप्रेजेंट करना था, सॉल्यूशन इसका नहीं निकालना था, पूर्णांक ज्ञात नहीं करना था, बस हमको इसको निरूपित करना था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रोहन की माँ उनसे 26 साल बड़ी है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उनसे 26 साल बड़ी है, तो अगर मान लेते हैं 26 साल बड़ी है, तो अगर एक एक्स रहेगा तो दूसरा उसकी माँ कितना होगी, x + 26, मतलब रोहन का एज x रहेगा तो उसकी माँ का एज x + 26। तो माना कि रोहन की वर्तमान उम्र, इसमें वर्तमान उम्र निकालने कह रहा है तो वर्तमान उम्र ही मान लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अगर x हो जाएगा तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु अगर इससे 26 साल बड़ी है, तो अभी जैसे किसी का 10 साल है, किसी का बच्चा का 10 साल हो रहा है और कह रहा है कि उसकी माँ उसके 26 साल बड़ी है, तो अभी बच्चा का 10 साल हो रहा है तो मम्मी का उम्र उसका कितना होगा, 10 + 26, तभी 26 साल बड़ी होगी, मतलब 36। तो अगर वर्तमान उम्र x माने हैं तो मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा, x + 26। अब क्या कर रहा है आपसे, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अभी इतना है तो 3 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे।
तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगी? अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? x+3। और उसकी माँ की आयु कितना आएगी? तो उसकी मम्मी की आयु अभी कितना है? x+26। अभी है x+26 और 3 वर्ष बाद मतलब जितना है अभी उसमें 3 और जोड़ देंगे तो x+26 प्लस 3 तो x+29 आ जाएगा। अब दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना हो रहा है? 360 इक्वल टू 360। तो अब इसी को 3 वर्ष बाद दोनों एक का आयु कितना है? x+3 है और रोहन की माँ का आयु x+29 इक्वल टू 360। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x² प्लस 3x, फिर 29 से, तो 29 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 29x प्लस ये 87 आ जाएगा इक्वल टू 360। अब सबको बराबर के एक साइड में लेके चले आएंगे तो x² 3x और 29x, तो 29 और 3 32x प्लस 87 और ये बराबर किधर आएगा? तो -360 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा? x² प्लस 32x और माइनस एक, 3 15 में 7 273 इक्वल टू 0। तो यही क्या आ गया? x समीकरण आ गया। समीकरण कैसा है? x का पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन को बस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। अब लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब एक ट्रेन कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब कह रहा है कि जितना गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में मतलब पहले जितना दूरी, तो पहले कितना 480 किलोमीटर, तो बाद में भी दूरी कितना करेगी? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते, मतलब पहले जितना लग रहा था, पहले अगर कोई जल्दी जल्दी चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन अगर कोई धीरे धीरे चलेगा तो जो जल्दी पहुंच रहा है उसके बाद ही पहुंचेगा ना, मतलब उससे ज्यादा टाइम लेगा। तो वही कह रहा है कि एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगर स्पीड उसका जो गति रहता है वो कम हो जाए, 8 जितना पहले चल रही थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लगेगा? पहले जितना लग रहा था उससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो ट्रेन की गति निकालना है। तो अब इसमें मान लेते हैं कि माना कि ट्रेन की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। दूरी कितना है? दूरी दोनों में फिक्स ही तय कर रहा है, दूरी है 480 किलोमीटर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं दूरी, चाल और समय का, दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। तो इससे देखो तो हमको क्या क्या मालूम हो गया? गति, चाल कहने का मतलब गति और दूरी कहने का मतलब तो दूरी। समय इससे कितना हो जाएगा? समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो अगर x किलोमीटर प्रति घंटा 480 किलोमीटर जाना है तो पहले समय, मतलब इसको समय, समय को अगर t से रिप्रेजेंट करें तो इसको t1 मान लेते हैं। तो समय कितना आ जाएगा? दूरी बटा चाल, तो दूरी 480 है बटा x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि गुना। अब हम क्या देखेंगे कि जो गति हो गया उसको हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिए, मतलब पहले x था अब उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए, तो अब कितना हो गया गति? x-8। दूरी तो उतना ही रहेगा समान दूरी तय करने में, तो दूरी कितना हो रहा है? 480। तो अब समय कितना लगेगा? जब चाल घट गया और दूरी उतना ही है तो समय, इसको अगर t2 मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 480 बाई x-8। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि समय, प्रश्न से जो T1 दिया हुआ कह रहा है कि जो एक समान चाल से तय कर रही थी उसमें जो टाइम लग रहा था वो कितना था? मतलब अगर जो T2 समय जो था T2, मतलब दूसरा में जब गति उसका कम हो गया था वो पहले जितना समय लग रहा था उससे 3 घंटा अधिक लगा था, मतलब जो T1 था उससे 8 घंटा अधिक लग जाता। लगता कि नहीं? कह रहा है जो बाद में समय लग रहा है, तो बाद में समय कितना लग रहा है? 480 बाई x-8, वो पहले से 3 घंटा अधिक लगता, तो T2 बराबर हो जाएगा, पहले समय कितना लग रहा था? 480 बाई x, और इससे 8 घंटा नहीं है 3 घंटा अधिक लगता। ये कितना है?
3 घंटा। 3 H मतलब घंटा, H घंटा है, ये घंटा, H कोई यहाँ पे लिखा नहीं है, 3 घंटा है। तो T2 कितना है, 480/x-8। T1 कितना है, 480/x+3। अब इसी को लिखेंगे। अब इसको x वाले को एक तरफ ले जाएंगे तो 480/x-8, और इसको -480/x=3 लिखेंगे। अब ये दोनों में देखो तो 480 कॉमन हो रहा है ऊपर से, तो 480 को हम लिख सकते हैं 1/x-8, दोनों में कॉमन है इसलिए 480 को बाहर निकाल लिए। कॉमन लेने का मतलब है क्या कि अगर जो कॉमन लिए है उसको उस संख्या में गुना करे तो सेम वैल्यू आना चाहिए, =3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x-8 -1/x=3। इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, 480 गुना में है तो इधर जाएगा, 480 भागा में हो जाएगा, मतलब 1/480 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो इसको एलसीएम ले लेंगे, x-8 इंटू एक्स इक्वल टू 3/480। अब यहाँ पे x-8 है तो यहाँ क्या बच जाएगा, x-1 है, x है तो यहाँ पे बच जाएगा x-8, ये कट गया तो 160 आ जाएगा। अब देखो तो x-x+8 आ रहा है कि नहीं, इसको सोल्व करो तो ऊपर वाले को, नीचे क्या आ रहा है, x इंटू x-8, इसी को बस आगे पीछे करके लिख दिए हैं, बराबर 1/160। अब x से x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, 8/x इंटू x-8 इक्वल टू 1/160। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे तो 8 इंटू 160 बराबर x इंटू x-8, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो बराबर के इधर उधर है तो इसको हम लोग बराबर के इधर उधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पहले लिख लेंगे, उसको उधर साइड में। देखो यहाँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि बराबर वाले को इधर, तो देखो अगर इधर साइड ले जाते तो कितना आता, -x इंटू x-8, इसको इस साइड ले जाते तो इक्वल टू, इसको हम इधर साइड ले गए तो -8 इंटू 160। तो यहाँ से देखो तो दोनों तरफ माइनस माइनस क्या आता, कैंसिल, मतलब बराबर को, जब ये बराबर इसके है तो इसको हम इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक तरफ ही ले जाएंगे, बराबर के एक तरफ ले जाएंगे तब साइन चेंज होगा। और बराबर के दोनों साइड को हम एक दूसरे का दिशा बदल सकते हैं, मतलब एक अगर पहले साइड लिखा है तो उसको दूसरे साइड करके दूसरे वाले को पहले साइड में हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x² - 8x = 1280। अब इसको x² - 8x -1280 इक्वल टू 0, एक समीकरण के रूप में हो गया। अब समीकरण के रूप में हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में ही इसको निरूपित करना था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो इस सब में इतना टाइम नहीं लगेगा, आसानी से बनेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2, उसमें हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना, अभी तो बस इक्वेशन समीकरण बना करके छोड़ दिए थे, और इस समीकरण से हम x का वैल्यू निकालना सीखेंगे जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना है।